नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, उनकी सरकार के लिए विकास का अर्थ गरीब, वंचित, जनजातीय और माताओं बहनों को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को संबोधित करेंगे। भारतीय सेना अगले महीने से अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती रैलियां शुरू करेगी। केंद्र ने हरियाणा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन रहे जेवर हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2,414 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, वीवो इंडिया ने करों से बचने के लिए चीन को 62,476 करोड़ रुपए भेजे। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत में काम करने वाली कंपनियों के लिए देश के कानून का पालन जरूरी। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। भारत ने कहा, नेतृत्व परिवर्तन का दोनों देशों के संबंधों पर असर नहीं। साउथम्पटन में 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 50 रन से हराया। और राफेल नडाल चोट के कारण विंबलडन टेनिस के सेमीफाइनल मुकाबले से हटे। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 1,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी ने देश को दिखा दिया है कि विरासत को संरक्षित करते हुए नए जमाने का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस पहल से भविष्य के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में सहायता मिलेगी और जीवन सुगम होगा। काशी में एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो 4 नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। काशी में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सुंदरीकरण से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर यहां काम लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के लिए विकास का अर्थ समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाना है। हमारे लिए विकास का अर्थ है गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, माताएं, बहनें, इन सबका सशक्तिकरण, हर गरीब परिवार को पक्का घर देना और हर ग्रामीण परिवार को पाइप के पानी से जोड़ना, इन संकल्पों पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कल अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। अपने संसदीय क्षेत्र में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 काफी विचार विमर्श के बाद लाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य कौशल और शिक्षा को 21वीं सदी में भविष्य की आवश्यकताओं से जोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सिर्फ डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थी ही तैयार नहीं करने चाहिए, बल्कि उन्हें देश को आगे ले जाने वाले युवा तैयार करने चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली को ऐसा मानव संसाधन तैयार करने की जरूरत है जिसकी भारत को वास्तव में आवश्यकता है। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराए। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है। हमारे शिक्षक जितनी तेजी से इस भावना को आत्मसात करेंगे, छात्र छात्राओं को, देश के युवाओं को उतना ही ज्यादा लाभ होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मातृभाषा में सीखने के रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विस्तार से चर्चा करने का एक मंच है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है। इसी क्रम में संस्कृत जैसी प्राचीन भारतीय भाषाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इस आयोजन में भी संस्कृत से जुड़े लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। काशी की धरती से हुई ये शुरुआत निश्चित ही भारतीय भाषाओं और भारतीय संकल्पों को नई ऊर्जा देने का काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जो कुछ साल पहले तक दुर्गम माने जाते थे। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उनका कहना था कि भारत में तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप व्यवस्था मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को संबोधित करेंगे। आर्थिक कार्य विभाग ने इस व्याख्यान का आयोजन किया है। व्याख्यान का विषय समावेशीकरण के माध्यम से विकास और विकास के माध्यम से समावेशीकरण है। कार्यक्रम में सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ मंत्री थरमन षणमुगरत्नम मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आरंभ हो रहे 3 दिन के कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के प्रतिभागियों से बातचीत भी करेंगे। श्री मोदी की बातचीत जिन प्रमुख अर्थशास्त्रियों से होगी उनमें जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की सुश्री एनी क्रूजर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निकोलस स्टर्न, हार्वर्ड केनेडी स्कूल के रॉबर्ट लॉरेंस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व कार्यवाहक प्रबंध निदेशक जॉन लिप्स्की और भारत के लिए विश्व बैंक के निदेशक जुनैद अहमद शामिल हैं। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती रैलियां अगले महीने से शुरू करेगी। सेना द्वारा जारी जोन वार कार्यक्रम के अनुसार भर्ती रैलियां 12 अगस्त से शुरू होंगी और दिसंबर तक चलेंगी। इसमें देश के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। सैन्य पुलिस कोर में केवल महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। सैन्य पुलिस कोर में चरणबद्ध रूप से 1700 महिलाओं की नियुक्ति किए जाने की योजना है। सरकार ने पिछले महीने अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि इस साल 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इनमें 40,000 रिक्तियां सेना के लिए और 3,000 भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए रहेंगी। अगले कुछ वर्षों में अग्निवीरों की रिक्तियां बढ़ा दी जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुखों के साथ कल नई दिल्ली में बैठक की। उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में संचालनगत और प्रशासनिक सुधारों तथा पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा की। वित्त मंत्री ने सभी सरकारी बैंकों को जुलाई महीने के अंत तक खाता विवरण साझा करने संबंधी प्रणाली शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने भारतीय बैंक संघ और प्रायोजक बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तकनीकी प्रगति में मुख्य भूमिका निभाने का परामर्श दिया। अर्थव्यवस्था में पशु और मत्स्य पालन की भूमिका का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड के लंबित आवेदनों को समय से निपटाने को भी कहा। केंद्र ने हरियाणा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2,414 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजना मंजूर कर ली है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि इस परियोजना से डीएनडी, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ बाईपास, केएमपी लिंक से जेवर एयरपोर्ट के लिए हरित क्षेत्र संपर्क उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुशीनगर में 2.5 किलोमीटर लंबे 2 फ्लाईओवर के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। ये फ्लाईओवर 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। श्री गडकरी ने बताया कि ये परियोजनाएं पूरी हो जाने से घरेलू और विदेशी पर्यटकों दोनों को सुविधा होगी और स्थानीय लोगों के लिए यातायात जाम की समस्या भी हल हो जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार प्रभात में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि मोबाइल फोन कंपनी वीवो इंडिया ने भारत में कर देयता से बचने के लिए 2017 से 2021 के दौरान चीन को करीब 62,476 करोड़ रुपए भेजे। निदेशालय ने कहा है कि धोखाधड़ी से शामिल की गई 18 कंपनियों ने वीवो इंडिया को टर्नओवर की 50% राशि भारत से बाहर, खासकर चीन भेजने में मदद की। एजेंसी ने कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभी तक कंपनियों की 119 बैंक खातों की 465 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों को देश के कानून का पालन करना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस मामले में देश के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। All I would say, look, Indian companies who operate here otherwise need to follow the law of the land, and I think our legal authorities are taking step as per the law of the land. ऐसा कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आया है अथॉरिटीज से कि हम अभी चाइना से इस मुद्दे पे बातचीत करें, पर ये लीगल इशू है। अगर वो कुछ पूछे तो फिर हमारा सिस्टम होता ही है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की। सरकार के कई विवादों से घिरे होने के बाद उनके निकट सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ दिया था। श्री जॉनसन ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी के उनका उत्तराधिकारी चुनने तक वे प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। श्री जॉनसन के इस्तीफे के बाद कंजर्वेटिव पार्टी में नेतृत्व संघर्ष शुरू हो गया है। कई सांसद प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने कहा है कि श्री जॉनसन के इस्तीफे से दोनों देशों के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण कार्यनीतिक साझेदार है और वहां के प्रधानमंत्री का त्यागपत्र आंतरिक मामला है और भारत इस पर बारीकी से नजर रख रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, उनकी सरकार के लिए विकास का अर्थ गरीब, वंचित, जनजातीय और माता बहनों को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को संबोधित करेंगे। भारतीय सेना अगले महीने से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैलियां शुरू करेगी। केंद्र ने हरियाणा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन रहे जेवर हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2,414 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है, वीवो इंडिया ने करों से बचने के लिए चीन को 62,476 करोड़ रुपए भेजे। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत में काम करने वाली कंपनियों के लिए देश के कानून का पालन जरूरी। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। भारत ने कहा, नेतृत्व परिवर्तन का दोनों देशों के रिश्तों पर असर नहीं। साउथहैम्पटन में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 50 रन से हराया और राफेल नडाल चोट की वजह से विंबलडन टेनिस के सेमीफाइनल मुकाबले से हट गए हैं। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वैष्णव संप्रदाय के संत स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से किया। श्रीनगर के शुरियार मंदिर में आयोजित अनावरण समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, देश भर के संत और स्वामी रामानुजाचार्य के अनुयायी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि कश्मीर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि जब समाज में कई बुराइयां व्याप्त थीं और सामाजिक एकता भंग की जा रही थी,
तब रामानुजाचार्य ने वैष्णववाद को उसके मूल से जोड़ने का महान कार्य किया। श्री शाह ने कहा कि कश्मीर में शांति प्रतिमा की स्थापना देश भर के लिए, विशेषकर जम्मू कश्मीर के लिए शुभ संकेत है। भारत सहित दुनिया भर के 10 लाख लोग आज सऊदी अरब में हज की मुख्य रस्म अदा करेंगे। 5 दिन के हज की शुरुआत में कल जायरीन मिना में इकट्ठा हुए। आज तड़के नमाज के बाद वो अराफात के लिए रवाना हो गए, जहां हज की मुख्य रस्म अदा की जानी है। जायरीन आज दिन का समय अराफात में गुजारेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले निमरा मस्जिद में खुतबा हज सुनेंगे तथा दोपहर और दोपहर बाद की नमाज अदा करेंगे। कल सुबह जायरीन वापस मिना लौट आएंगे और शैतान को पत्थर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। इस साल भारत के 79,000 से ज्यादा जायरीन हज कर रहे हैं। कोविड महामारी के कारण पिछले 2 साल में हज में सऊदी अरब के स्थानीय लोग ही शामिल हो पाए थे। कोविड से पहले वर्ष 2019 में रिकॉर्ड 25 लाख जायरीनों ने हज किया था, जिनमें से 2 लाख भारत से थे। 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल साउथैम्पटन में भारत ने इंग्लैंड को 50 रन से हरा दिया। जीत के लिए 199 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पारी 19 ओवर 3 गेंद में 148 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से मोइन अली ने सर्वाधिक 36 रन बनाए। भारत के हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन मैच का प्रमुख आकर्षण रहा। हार्दिक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंद और 51 रन बनाकर 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक लगाया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 198 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव ने 39 और दीपक हुड्डा ने 33 रन का योगदान दिया। रोहित शर्मा ने 14 गेंद में 24 रन की तेज पारी खेली। भारत ने तीसरे और अंतिम महिला एक दिवसीय क्रिकेट मैच में कल श्रीलंका को 39 रन से हरा दिया और इसके साथ ही भारतीय टीम ने एक दिवसीय श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इससे पहले भारतीय टीम T20 श्रृंखला 2-1 से जीत चुकी है। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने पेट की चोट के कारण विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से हटने की घोषणा की है। इससे ग्रैंड स्लैम जीतने की उनकी उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। सेमीफाइनल में नडाल का मुकाबला निक किर्गियोस से होना था। रविवार को खेले जाने वाले फाइनल के लिए निक किर्गियोस को वॉकओवर मिल गया है। फाइनल में उनका मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त और 6 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच या ब्रिटेन के कैमरन नूरी से हो सकता है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में भारत को पूल बी के अपने तीसरे मैच में न्यूजीलैंड से 3 के मुकाबले 4 गोल से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड 7 अंक लेकर पूल बी में शीर्ष पर रहा, जबकि इंग्लैंड 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। भारत और चीन 2-2 अंक हासिल करने में सफल रहे। भारत अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए रविवार को स्पेन के टेरासा में पूल सी में दूसरे स्थान पर रही टीम से मुकाबला करेगा। पर्यावरण मंत्रालय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ये महोत्सव वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से पर्यावरण के संरक्षण में वृक्ष और हरित क्षेत्र के महत्व के बारे में जागरूकता सृजित करेगा। पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। आयोजन के अंतर्गत 75 नगर वनों, 75 पुलिस प्रतिष्ठानों के चारों ओर की 75 किलोमीटर सड़क, दिल्ली के 75 स्कूलों और देश के 75 अविकसित स्थलों में पौधे लगाए जाएंगे। दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के बच्चे और अन्य प्रतिभागी भी समारोह में शामिल होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की ये विशेष प्रस्तुति, आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी
पूसापति संजीवी कुमारस्वामी राजा को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 8 जुलाई 1898 को तमिलनाडु के राजपालयम में हुआ था। उन्होंने 6 अप्रैल 1949 से 26 जनवरी 1950 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतिम मुख्यमंत्री और 26 जनवरी 1950 से 10 अप्रैल 1952 तक मद्रास राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और पंचायत संगठनों, स्थानीय बोर्ड प्रशासन में मुख्य रूप से भाग लिया। उन्होंने राजपालयम यूनियन, पंचायत अदालत और रामनाथपुरम के जिला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। प्रारंभिक वर्षों में वो एनी बेसेंट और सत्यमूर्ति के जीवन और लेखन से बहुत प्रभावित रहे। 1919 में वे पहली बार महात्मा गांधी से मिले और बापू की सादगी से बेहद प्रभावित हुए। पति को अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा करने पर 1932 में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 1939 में मद्रास कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के नेता के रूप में चुना गया। उन्होंने 6 अप्रैल 1949 को तमिलनाडु के प्रमुख के रूप में शपथ ली। उन्होंने 1954 से 1956 तक ओडिशा के राज्यपाल के पद पर भी कार्य किया। पूसापति का जीवन देश के लोगों के लिए समर्पण और निस्वार्थ सेवा की मिसाल रहा। उन्होंने गांधी कलाई मंदिरम नामक सांस्कृतिक संस्था शुरू करने के लिए अपना घर दान कर दिया। 16 मार्च 1957 को पूसापति की मृत्यु हो गई। वे जीवन पर्यंत लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। आकाशवाणी समाचार की ओर से इस महान राष्ट्रवादी को शत शत नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी बाबू बनारसी दास को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 8 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। वो युवावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में भाग लेने पर वे कई बार जेल गए। स्वतंत्रता के बाद वे राजनीति में आए और उत्तर प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री बने। इस महान भारतीय को शत शत नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी लोखोनो वोट्रा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनकी मृत्यु 8 जुलाई 1945 को हुई थी। ओडिशा के कोरापुट निवासी वोट्रा असहयोग आंदोलन के दिनों में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने ओडिशा में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। नबरंगपुर उप जेल में लोखोनो वोट्रा और अन्य प्रदर्शनकारियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। प्रतिकूल वातावरण और देखभाल की कमी के कारण वोट्रा बीमार हो गए। बाद में उन्हें अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ कोरापुट जिला कारागार भेज दिया गया, जहां 8 जुलाई 1945 को लोखोनो वोट्रा की मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को नमन। हम शहीद हीरा सिंह को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 8 जुलाई 1818 को राजस्थान के कोटा जिले में हुआ था। वो कोटा रियासत की सेना में रिसालदार थे और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों और कोटा रियासत के महाराव के खिलाफ सैन्य और नागरिक विद्रोह में भाग लिया। वो उन स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं में शामिल थे जिन्होंने 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में राजनीतिक एजेंसी पर हमला किया था। उन्होंने नवंबर 1857 में कोटा किले की घेराबंदी में भी भाग लिया।
कोटा के महाराव के सैनिकों से लड़ते हुए हीरा सिंह की हत्या कर दी गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से इस बहादुर राष्ट्रवादी को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार और शामिल रहिए आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम रह सकता है 40 डिग्री सेल्सियस। मुंबई में तेज बारिश का अनुमान है। चेन्नई में गरज के साथ बारिश हो सकती है। कोलकाता में भी छाए ही रहेंगे बादल और इन महानगरों का तापमान 24 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। जम्मू में गरज के साथ होगी बारिश और लेह और गिलगित में भी बारिश हो सकती है। गुवाहाटी में भी बादल छाए रहने का अनुमान। इम्फाल, अगरतला, गंगटोक, कोहिमा, शिलांग, ईटानगर और आइजोल में भी वर्षा की संभावना। और मुनीश, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हाँ लवलीन जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अखिल भारतीय शिक्षा समागम के उद्घाटन के दौरान ये कथन कि सिर्फ डिग्रीधारी तैयार न करें, इसे राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों ने बड़ी ही प्रमुखता से छापा है। हिन्दुस्तान की तो सुर्खी है, नई उड़ानों के लिए युवाओं को बनाएं ऊर्जावान। हरिभूमि कहता है कि सर बने पीएम मोदी, किसी बच्चे ने सुनाई कविता तो किसी ने योग कर दिखाया। उत्तर प्रदेश बनेगा 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य, ये खबर है लोक सत्य की। पत्र आगे कहता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद पिछड़ेपन के दाग से मुक्त होगा बुंदेलखंड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की खबर को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से छापा है और लिखा है कि अगले नेता के चुनाव तक वो पद पर बने रहेंगे। जनसत्ता का कहना है प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भारतीय मूल के भी कई उम्मीदवार। कीमतें थामने के लिए गेहूं उत्पादों के निर्यात पर रोक, ये हिन्दुस्तान की खबर है। पत्र के अनुसार 12 जुलाई से ये नियम प्रभावी हो जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय का ये खुलासा कि टैक्स से बचने के लिए चीन की मोबाइल कंपनी वीवो ने 62,476 करोड़ रुपए विदेश भेजे, ये राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों में है। इंटरनेट मीडिया के खिलाफ शिकायत के लिए जल्द बनेगी अपील कमेटी, ये दैनिक जागरण की खबर है। और पर्यावरण मंत्रालय का ये नियम कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर 5 करोड़ तक का जुर्माना, ये दैनिक जागरण की सुर्खी है। प्री मानसून सीजन में गर्मी ने तोड़ा 6 साल का रिकॉर्ड, ये नवभारत टाइम्स की खबर है। अखबार ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की इस चिंता को भी छापा है कि साल दर साल पर रही गर्मी के लिए क्या हम तैयार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को संबोधित करेंगे। भारतीय सेना अगले महीने से अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती रैलियां शुरू करेगी। केंद्र ने हरियाणा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन रहे जेवर हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2,414 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा वीवो इंडिया ने करों से बचने के लिए
चीन को 62,476 करोड़ रुपए भेजे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को काम करने वाली कंपनियों को देश का कानून पालन करना होगा। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। भारत ने कहा नेतृत्व परिवर्तन का दोनों देशों के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।